प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी आज क्लास 9 का क्षितिज भाग 1 और सांवले सपनों की याद जावेद हुसैन की संबंधित रचना के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिन जिस पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा था, आपको यही बताया गया था कि जावेद हुसैन ये बताना चाहते हैं कि हम प्राकृत की वस्तुओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं जो हमारे हृदय में बसी हुई हैं। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया था वृंदावन का, मथुरा का, कि जमुना का नदी वैसे ही बहती है और लगता है कि कृष्ण आकर के अभी यहाँ नहाने वाले हैं। कदम के पेड़ों को देखने से ये पता चलता है कि जैसा लग रहा हो कि अभी श्री कृष्ण आकर के यहाँ बांसुरी बजाने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि हम प्राकृतिक वातावरण को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए राइटर ने अब आगे बताया है कि उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन की ओर झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों से कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, उनके साथ पढ़ी हुई थी। तहमीना अर्थात सालिम अली की पत्नी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई, नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कवि राइटर यहाँ कहना चाहता है, जावेद हुसैन कहना चाहते हैं, लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली हुई प्रकृति को बांधने में सक्षम थी, अर्थात प्रकृति के हर तथ्यों को समझने के वो कायल थे। पक्षियों के बारे में जितनी जानकारी उनके पास थी, शायद आज इस प्रकृति के अंदर, इस विश्व के अंदर दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उसकी गहनता से उसका अध्ययन कर सके, उनके खतरों को भांप सके। और इसीलिए इस खतरों को देखते हुए ही खतरों को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से सालिम अली मिले थे। और इस तथ्य को बताने के बाद उनकी आंखों में आंसू भर गए थे, वो रोने लगे थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थीं, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, अर्थात मैं लॉरेंस के बारे में नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, वस्त्र पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है।
अब यहाँ राइटर बताना चाहता है कि उनकी पत्नी यह बताना चाहती हैं कि शायद लॉरेंस के बारे में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियाँ भी जानते हैं और हम लोगों से अधिक जानते हैं। शायद इसलिए राइटर यहाँ बताना चाहा हो कि लॉरेंस पशुओं के बारे में, लॉरेंस पक्षियों के बारे में अत्यधिक जानकारी रखते होंगे। इसीलिए राइटर ने यहाँ लॉरेंस के बारे में बताना चाहा है अपनी इस लेखनी के माध्यम से, अपनी इस कलम के माध्यम से, कि लॉरेंस के बारे में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियाँ भी उनके जीवन को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए दोस्तों की तरफ ले जाती रही। अब यहाँ उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उनके एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई और सलीम अली का व्यक्तित्व उस गौरैया के प्रति खींचता हुआ चला गया। उनका रुझान उस गौरैया की ओर चलता गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे लॉरेंस अपने जीवन में प्रकृति के साथ साहचर्य भाव से चले, वैसे ही सलीम अली भी गौरैया के घायल होने के बाद, गौरैया से लगाव होने के बाद पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उन्हें भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक यहाँ जाबिर हुसैन जी यहाँ बताना चाहते हैं कि सलीम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनके मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी से कहा गया कि उनके बारे में बताइए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि हमारे पति लॉरेंस के बारे में शायद छत पे बैठने वाली गौरैया भी बता सकती है। जितना वह पक्षी बता सकती है, शायद उतना मनुष्य नहीं बता सकते हैं। सलीम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। आज भी लोग शायद यही जानते हैं कि सलीम अली मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए हैं, शायद वो पक्षियों की खोज में कहीं यात्रा पर निकले हुए होंगे और कहीं कभी न कभी वो हमारे बीच अवश्य आएंगे। सभी यही चाहते हैं कि सलीम अली वापस उन सब के पास आ जाएं। इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।